जय भीम। नमो बुद्ध साथियों। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अभी कुछ लोगों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। अब ये कौन लोग हैं, इनका कौन सा संगठन है, क्या इस संगठन को बहुजन समाज के सभी वर्ग तवज्जो देते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, या किसी एक आदमी ने बस हवा में एक आवाज़ उछाल दी कि 21 अगस्त को भारत बंद। मतलब कुछ भी और उल जुलूल फैसला कोई भी ले लो, और बहुजन समाज को जो है इस समय बस मुद्दे चाहिए। और वो मुद्दे क्या हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के ऊपर जो फैसला दिया है वो गलत फैसला है। बस एक यही बात जो है पूरा बहुजन समाज सुनना चाहता है। इसीलिए आज जो है जिसका डर था वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। जिस बात की आशंका मैं लगातार व्यक्त करते जा रहा था, लगातार पिछले 4-5 साल से मैं बहुजन समाज को आगाह करते जा रहा हूँ कि बहुजन समाज जाग जाओ, जाग जाओ, नहीं तो भविष्य में आपका जीवन, आपका अस्तित्व ही संकट में है। तो आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया आरक्षण के ऊपर, तो इसमें बेतुके लोगों ने भी कमेंट करना शुरू कर दिया, और जिनको कोई जानकारी नहीं है इस फैसले के बारे में, वे लोग भी इस फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत सारे वकील उल-जुलूल की बातें कर रहे हैं। और बहुजन समाज इस समय केवल, और बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग जिसे चमार समाज या जाटव समाज कहते हैं, ये वर्ग तो केवल एक ही बात सुनना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। इसके अलावा दूसरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। उस बात पर डिस्कशन ही करना नहीं चाहता कि आखिर इसमें सही क्या है, गलत क्या है। दोनों पहलुओं पे बात करके जो है और फिर चर्चा करके कुछ समाधान निकाले, कुछ सटीक, कुछ सशक्त फैसला ले। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर जिसका संदेह था, जिसका डर था कि बहुजन समाज को तोड़ने का कार्य लगातार आरएसएस कर रही है, ब्राह्मणवादी तत्व लगातार इसको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो कभी बहुजन समाज पार्टी, जो कि दलितों की एक बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, बहुत तेज़ गति से जो है अपने पैर पसार रही थी राजनीति के क्षेत्र में, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाने का काम आरएसएस ने किया। उसके बाद किस तरह से जो है कई धड़ों में बांटने का काम किया, और उसके बाद इस समाज को ही तोड़कर रख दिया। अब तक तो राजनीतिक पार्टियां थीं, वो कम से कम, चाहे वो एक पार्टी है, 2 हैं, चाहे 10 पार्टी हैं, बहुजन समाज की कितनी भी पार्टियां हों, कम से कम वो दलितों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। हर एक पार्टी का एक ही मकसद था कि वो जो है जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज है और माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर वो इस देश की रानी सत्ता में पहुंचने का सपना देख रहे थे। लेकिन उसमें बहुत बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार दे ही दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये इस नज़र से खतरनाक नहीं है कि बहुजन समाज को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो बहुत मामूली सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि आरक्षण जिन लोगों ने लिया, उन लोगों ने आरक्षण को आरक्षण के असली मतलब से कभी देखा ही नहीं। उसको केवल अपना पेट पालने का, अपने परिवार का पेट पालने का जो है एक साधन मात्र समझा। इसलिए जो है अगर पेट पालने का एकमात्र साधन आरक्षण बन जाता है, तो वहाँ पर बहुजन समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो या ना हो, ये बहुत अधिक महत्व की बात नहीं है। लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्व की बात यह है कि क्या बहुजन समाज संगठित हो पाएगा, या बहुजन समाज को जो है आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पूरे समाज को बहुजन समाज जिसे कहा गया, हालांकि बहुजन समाज की अभी परिभाषा को ही परिभाषित करने का काम जो है जो दलित नेता हैं वो नहीं कर पा रहे थे। अधिकांश लोग यही समझ रहे हैं, पूरे भारत के अधिकांश लोग, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो बहुजन समाज के एससी एसटी लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, जैसे ही बहुजन शब्द आता है तो उनका मतलब इससे केवल एससी और एसटी से ही जाता है। जबकि बहुजन समाज की जो परिकल्पना मान्यवर साहब कांशीराम जी ने राजनीतिक क्षेत्र में भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत की, उसमें यह था कि एक तरफ सामान्य वर्ग है जिसे 15% कहते हैं, जिसमें ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय वर्ग आता है, यानी ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। और दूसरी तरफ जो है एक वर्ग है जो इनसे शोषित है, इनसे पीड़ित है, इनके अत्याचार सहन करने के लिए मजबूर है। उसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं?
एससी वर्ग आता है, एसटी वर्ग आता है, ओबीसी वर्ग आता है और माइनॉरिटीज़ आते हैं। माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, ईसाई आते हैं। तो इस प्रकार से जो ये संकल्पना जब भारत के लोगों के सामने मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने प्रस्तुत की थी, तो इस संकल्पना में बहुत बड़ा दम था। ये संकल्पना इतनी मजबूत थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि इसके सामने आरएसएस लगातार जो है घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रही थी। ब्राह्मणवादी तत्व लगातार हार का मुंह देख रहे थे और बसपा राजनीतिक क्षेत्र में लगातार उन्नति की तरफ बढ़ रही थी। और अब यह लगने लगा था कि अब भारत का अगला प्रधानमंत्री दलितों से ही होगा। 4 बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक दलित को बनाने का काम भी किया गया। तो साथियों, ये जो संगठन तैयार हो रहा था, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तो वही जो ब्राह्मणवाद की नीति है, साम दाम दंड भेद, यानी कि पहले समझाओ, फिर फुसलाओ, कुछ दाम देकर जो है, कुछ लालच देकर, फिर ईडी सीबीआई इसका भय दिखाओ, उसके बाद भी अगर बात ना बने तो उनके बीच में फूट डालो। तो इस तरह से इस समाज की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी उसको शिखर से ज़मीन पर लाके पटक दिया। उसके बाद जो है भेद की नीति अपनाई गई, यानी कि इनकी एक पार्टी नहीं कई पार्टियां हो जानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं ये आपस में एक दूसरे की बुराई करें और एक दूसरे की बुराई करके विभिन्न धड़ों में बंट जाएं। तो इस प्रकार से उस भेद की नीति का भी जो है पूरा इस्तेमाल इन ब्राह्मणवादियों ने किया। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन निकल कर आया है, उस डिसीजन में जो सब कैटेगराइजेशन किया गया है कि एससी समाज के भीतर भी जो जातियां हैं उनके लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका जो है कुछ लोग बिना सोचे समझे विरोध कर रहे हैं, बिना सोचे समझे। अब सवाल ये उठता है कि जब आप लोगों ने अब तक ये जो रिजर्वेशन है इसकी मलाई खाई, तो आपने उन लोगों में से जिन लोगों ने रिजर्वेशन के आधार पर नौकरियां पाई, वो चमार वर्ग से प्रमुखता में रहे हैं, जाटव समाज से जो है प्रमुखता में रहे हैं। ये जाटव चमार जो वर्ग है निश्चित तौर पर प्रमुख रहे हैं। तो इन जाटव चमार लोगों ने जब सरकारी नौकरियां पा ली, ए ग्रेड की नौकरियां पा ली, तो क्या ये वाल्मीकि समाज में गए उनको शिक्षित करने के लिए? क्या ये खटीक समाज में गए उनको शिक्षित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई ये रिजर्वेशन तुम्हारे लिए भी है, तुम भी इसका लाभ उठा सकते हो, तुम शिक्षा हासिल करो? नहीं किया। दूसरी बात, एक पीढ़ी जब संपन्न हो गई, एक पीढ़ी ने ए ग्रेड की नौकरी पा ली, तो उसकी अगली पीढ़ी भी ए ग्रेड में, उसके फिर अगली पीढ़ी भी ए ग्रेड में, मतलब कि ए ग्रेड की जॉब सारी जो है वो एक ही परिवार में चलती जा रही हैं। अगर मैं आईएएस आईपीएस बन गया हूँ तो मेरे बच्चे भी आईएएस आईपीएस ही बनेंगे। एक तो जो लेवल है वो बढ़ गया है, पढ़ाई करने में सुविधा मिल गई है, साधन मिल गए हैं, दूसरा अप्रोच भी अब मिल गई है। तो इसलिए अब मेरे परिवार के अलावा जो अन्य लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है, उतना उन्नत दिमाग नहीं है, तो वो कैसे उस नौकरी को हासिल करेंगे? मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उन तक पहुँचेगी कैसे? तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की है, इस व्यवस्था को अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें जो है वाल्मीकि समाज तक अगर नौकरियां नहीं पहुंच रही हैं तो उन तक नौकरियां पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। और अन्य जो भी समाज हैं, रैगर है, बैरवा है, मेघवाल है, खटीक है, बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारे लोग हैं, जहां तक अभी शिक्षा का स्तर ही नहीं पहुंचा है वहां तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए नौकरी। लेकिन मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए एससी कैटेगरी को 50 नौकरियां दे दी गई हैं। अब 50 नौकरियों को अगर वाल्मीकि समाज, खटीक समाज या अन्य समाज जो हैं उनको 10-10 नौकरियां दी हैं मान लीजिए, उसमें उनके पास सूटेबल कैंडिडेट अगर नहीं निकल कर आ रहे हैं, मान लीजिए, और ऐसा संभव नहीं है कि ऐसे सूटेबल कैंडिडेट्स ना निकल कर आएँ, ज़रूर निकल कर आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखने में आया है कि ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ये लोग जानबूझकर उसको NFS करार दे देते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट, यानी कि उचित प्रत्याशी मिला ही नहीं, ऐसा कहकर उस नौकरी को फिर क्या करते हैं? उस नौकरी को जो एससी समुदाय के भीतर ही रिवॉल्व होनी चाहिए थी उसको एससी समुदाय के पास नहीं रहने देते, फिर उसको जो है जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। ऐसा अभी पीछे भी देखने को मिला है। और अभी जो उनकी पॉलिसी है मनवादी सरकार की वो इसी प्रकार की रही है, जब यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिला है तो उसको सीधे जनरल के लिए अवेलेबल करा दिया गया।
पीछे हमने ये भी देखा कि योग्यता की कमी नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि कोई भी समाज, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज को अगर 10 सीटें मिलती, 10 सीटें नहीं भर सकते। उनको 10 सीटें भरने के लिए नहीं, बल्कि 50 सीटें आप दीजिए, 50 सीटें भरने की भी उनके अंदर योग्यता है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन होगा ये कि अभी तो फिलहाल जो है ये चमार, जाटव, वाल्मीकि, रैगर, मेघवाल, इनके बीच में फूट डालकर जो है इनको आपस में लड़ाए जाने की चाल है ये, कि आपस में ये लड़ें। एक तो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत ख़राब है, और दूसरा ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा है। तो इस तरह से दो धड़े बन गए, आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे। दूसरा ये है कि योग्यता तो है, लेकिन योग्यता को जो है सही तरह से आगे नहीं आने देंगे। पीछे एक केस देखा था जो कि मेडिकल के छात्र थे, लगभग 30-35 संख्या में मेडिकल के छात्र जो SC ST समुदाय से थे, उनको लगातार 2-3 साल तक फेल किया जाता रहा। अब वे छात्र परेशान हैं कि वो फेल हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन जब इस बात की जांच हुई तो पता चला कि उनको जानबूझकर फेल किया जा रहा था, और एक ही कैटेगरी के लोग थे, सामान्य लोग उसमें एक भी नहीं था जिनको फेल किया गया, सिर्फ SC ST वर्ग के लोगों को ही फेल किया जा रहा था। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, चमार, जाटव, वाल्मीकि, भंगी, चूढ़ा, रैगर, वाल्मीकि, जितनी भी जातियां हैं, ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर आपस में बटें नहीं। दूसरा, जो आंदोलन करना है वो इस बात के लिए आंदोलन बिल्कुल ना करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सब कैटेगराइजेशन का, इसको बदलवाना है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि आंदोलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आंदोलन किस बात के लिए होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी क्लियर करे कि जो SC कैटेगरी की जो सीटें हैं वो SC कैटेगरी के अंदर ही रहेंगी, जनरल कैटेगरी के पास नहीं जाएंगी। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इससे चमारों को भी फ़ायदा होगा, वाल्मीकि को फ़ायदा होगा, खटीक, सबको फ़ायदा होने वाला है। क्यों होगा फ़ायदा? क्योंकि फिर आपके खिलाफ ये षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा कि आपके भीतर योग्यता नहीं है। आपको लगातार फेल जो किया गया, जैसे कि मेडिकल के छात्रों को, वैसे आपको लगातार जानबूझकर फेल नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है, जब आपके भीतर ही सीटें रिवॉल्व होंगी तो आपके अंदर यूनिटी बनी रहेगी। चाहे वो नौकरी मुझे मिले, चाहे किसी और को मिले, जिसके अंदर योग्यता होगी, जिसके पास जितनी सीटें उतनी नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये बहुजन समाज इतना जल्दी इस बात को समझ सके कि ये नौकरियां पेट पालने का साधन नहीं है। इन मुट्ठी भर नौकरियों से पूरे समाज का पेट नहीं पाला जा सकता, और जिन लोगों को नौकरियां मिलती हैं वो अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए लगातार बढ़ रही हैं, बाकी जो है समाज भूखों मर रहा है, उसको खाने के लिए दाना नहीं है। तो इस प्रकार के जो है लोगों का हम क्या करेंगे? वो समाज के किसी काम के नहीं है। हम उनके लिए लड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनके लिए मरने का काम कर रहे हैं, हम उनके लिए जो है सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई जो है एकता के लिए होनी चाहिए। हमारी लड़ाई इस बात के लिए होनी चाहिए कि उस कैटेगरी से बाहर जो है सीट नहीं जानी चाहिए। दूसरा, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें लगातार, क्योंकि इसका आधार शिक्षा ही बनेगी, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम फेल किया जा रहा है तो उसकी भी जांच पर जो है कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। तो जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर 21 तारीख को किसी भी गरीब मजदूर की रेहड़ी पटरी टूटी या कोई नुकसान पहुंचा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाई ऐसा है कि बात ठीक है, लेकिन ये बातचीत का मामला होना चाहिए। और भारत बंद के मामले में अभी मैं किसी समर्थन में नहीं हूँ कि भारत बंद किया जाए इतनी जल्दबाजी में। सबसे पहले हमें आपस में सहमति बनानी चाहिए कि हमें किस बात के लिए भारत को बंद करना है। उसमें सभी वर्ग शामिल होने चाहिए, SC ST OBC भी शामिल होना चाहिए, माइनॉरिटी भी शामिल होना चाहिए। क्योंकि जब अन्याय होता है और एक आदमी पर अन्याय हो रहा है और दूसरे आदमी बोल रहे हैं कि मुझ पर अन्याय नहीं हो रहा, जब मुझ पर होगा जब मैं देखूंगा, तो उसकी भी बारी जल्दी आने वाली है। तो इसीलिए जो है अगर आंदोलन करना है तो किस बात के लिए आंदोलन करना है, इस बात को निश्चित किया जाए, और फिर किस तरह से आंदोलन करना है इसकी प्लानिंग की जाए। एक बात और जिस पर हमें बहुत बारीकी से ध्यान देने की भारी आवश्यकता है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो चैलेंज करने वाले लोग हैं वाल्मीकि समाज से ही हों, ये RSS के लोग भी हो सकते हैं। और RSS ऐसा करेगी। RSS अपने भीतर वाल्मीकि समाज के जो गुंडे उसने पाल रखे हैं उनको सड़कों पर उतारेगी, इस तरह के सोशल मीडिया में मैसेजेस वायरल करवाएगी, ताकि जब हम ऐसी जब भाषा का इस्तेमाल करते, मैं लगातार इस बात पर जो है जोर देता रहा हूँ कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति जो है
द्वेष, घृणा, हिंसा की नहीं है। हमारी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने ही भाई को चैलेंज करें, कि हम अपने ही भाई के प्रति जो है द्वेष और घृणा के बीज बोएं अपने मन के भीतर और उनको बाद में जो है निकालने का काम करें। हमारे भीतर जो है ऐसी संस्कृति होनी चाहिए भाईचारे की। अगर हमें कोई ऐसे मैसेज मिलते हैं, कोई भी भाई जो वाल्मीकि समाज का है, अगर वो चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, तो उसको जो है इस कदर ना लें कि हाँ हमें स्वीकार है तुम्हारी चुनौती, गलत बात हो जाएगी। हमें जो है उसके पास जाकर, बैठकर, मिलकर उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसकी समझ क्या है, वो किस तरह से समझ रहा है। फिर दोनों को मिलकर जो है एक कॉमन सोच तैयार करनी चाहिए, दोनों के लिए जो फ़ायदे वाली बात हो उसको करना है। हमारा दुश्मन वाल्मीकि समाज नहीं है, हमारा दुश्मन कोई खटीक रैगर नहीं है, हमारा दुश्मन कोई चमार जाटव नहीं है। हमारा दुश्मन जो है, जो हमें तोड़ने का काम कर रहा है, फूट डालने का काम कर रहा है, हमारा दुश्मन वो है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, बहुत लंबे समय से मैं लगातार समाज को आगाह करते आ रहा हूँ और मैं लगातार बोलता हूँ, बताता हूँ, एक एक बात एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहा है, दूरदर्शिता की नज़र से कह रहा है। और मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं आप उनको देखिए, जाकर देखिए, जो जो बातें मैंने कही हैं, जिसके भी खिलाफ कही हो, जिस भी व्यक्ति के प्रति कही हो, एक एक बात सटीकता के साथ में बाद में सही साबित हुई है। मैंने लगातार कहता आया हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको SC ST OBC बनाने पर जोर नहीं दिया। SC ST OBC आपकी जो है फॉर द टाइम बीइंग की ज़रूरत है। 77 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, 74 साल हो चुके हैं ये आरक्षण का लाभ लेते हुए। और अगर कहें कि चलो ठीक है 74 साल नहीं 50 साल तो हो गए हैं आरक्षण का लाभ लेते हुए, ये आरक्षण का लाभ लेते लेते हम लोग जो हैं कमज़ोर हो गए हैं, हमारी मेंटलिटी कमज़ोर हो गई है कि अब हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। और अब हम ऐसा सोचते हैं कि आरक्षण नहीं रहा तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको बौद्ध बनने के लिए कहा था। जब आप बौद्ध बन जाएंगे तो ना आप SC रहेंगे, ना ST रहेंगे, ना OBC रहेंगे, आप केवल बौद्ध हो जाएंगे। और जब बौद्ध हो जाएंगे तो बौद्ध होने के जो गुण हैं वो आपके भीतर समाहित होंगे। आपके पास ये आरक्षण जो है हमेशा हमेशा के लिए थोड़ा बना रहना है। आप किराए के मकान में कब तक रहेंगे? 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 100 साल, एक ना एक दिन तो वो किराए का मकान खाली करना ही पड़ेगा। और असली आदमी तो वो है, ज़मीर वाला आदमी तो वो है, आत्मविश्वासी आदमी तो वो है जो जितना जल्दी हो सके उस किराए के मकान को खाली करके अपना घर बनाए, उसमें वो जैसा चाहे वैसा रहे। हर पल, हर बार ये आशंका बनी रहती है कि पता नहीं कब ये आरक्षण मनुवादी सरकार छीन ले, पता नहीं ये आरक्षण कब सुप्रीम कोर्ट छीन ले, पता नहीं इस आरक्षण पर कब कैसी नीति आ जाए। तो साथियों, हमें बहुत ही ध्यान से, सलीके से, बहुत गंभीर होकर इस बात पर चिंतन मनन करना है। और 21 अगस्त का जो भारत बंद है, किसी संगठन जिसको कि पूरे समाज ने रिकॉग्नाइज़ किया हो, मान्यता दी हो, नहीं ऐसा समझ में आया है अब तक, ना कोई ऐसा नज़र में आया है कि ऐसे किसी संगठन के द्वारा या यह फैसला लिया गया हो। यह फैसला जो है किसी भी एक सरफरे व्यक्ति ने समाज के बीच में छोड़ दिया है, जिसका कोई और छोर नहीं है। इसलिए हमें जो है आज संगठित होने की ज़रूरत है, एकता के सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, और जो संकट हमारे ऊपर आया है उस संकट से निपटने की ज़रूरत है। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।